कहानी की शुरुआत में हम एक तेज रोशनी देखते हैं जो रात के अंधेरे में एक किसान के खेतों में दौड़ रही होती है। उसे देखकर लग रहा था जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। अगली सुबह वो किसान अपने बेटों को बुलाता है और खेत दिखाते हुए कहता है, देखो इसी ने रात में हमारी सारी गंदम बर्बाद कर दी है। ये सुनकर उसके दोनों बड़े बेटे कहते हैं, शायद ये किसी शैतान ने किया है। लेकिन किसान अपने खेत की बर्बादी से बहुत गुस्से में आ जाता है और रात को पहरा देने के लिए अपने सबसे छोटे बेटे जून से कहता है। असल में जून को सब बेवकूफ और भूला समझते हैं, मगर किसी को क्या खबर कि यही बेवकूफ एक दिन बादशाह बनने वाला है। जब रात को जून खेत पर पहरा दे रहा होता है तो अचानक उसे घोड़े की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखने लगता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है एक सफेद रंग का बहुत बड़ा घोड़ा उसके पीछे खड़ा नजर आता है। जून घबरा तो जाता है मगर हिम्मत करके इस पर रस्सी का फंदा फेंक देता है। घोड़ा भागने लगता है और जून पूरी कुव्वत से रस्सी पकड़ लेता है। घोड़े की रफ्तार इतनी तेज होती है कि जून घसता हुआ आगे बढ़ने लगता है मगर हार नहीं मानता। आखिरकार घोड़ा सीधा दलदल में जा गिरता है। जून रस्सी को पंखड़ी से बांधकर घोड़े को दलदल से बाहर निकाल लेता है। बाहर निकलने के बाद घोड़ा उदास होकर बैठ जाता है। ये देखकर जून को इस पर तरस आता है और वो उसे आजाद कर देता है, मगर उससे पहले वादा लेता है कि वो आइंदा खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दरअसल ये एक जादुई घोड़ी थी। अगली सुबह जून देखता है कि इस्तबल में दो निहायत खूबसूरत घोड़े खड़े हैं और साथ ही एक नन्हा सा घोड़ा भी है जिसका नाम फूल होता है। फूल असल में उसी जादुई घोड़ी का बेटा है और वो इंसानों से बात भी कर सकता है। फूल कहता है, मेरी माँ ने ये घोड़े तुम्हें तोहफे में भेजे हैं क्योंकि वो तुमसे बहुत खुश है। ये सुनकर जून खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जून के वालिद खेत तबाह देखकर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर जून डर जाता है मगर फौरन उसे अपनी पीठ पर बिठाकर बिजली की रफ्तार से बहुत दूर ले जाता है। रास्ते में जून हैरान रह जाता है। वो एक शहर के करीब पहुँचते हैं। जून कहता है, वो दोनों घोड़े तो अस्तबला में रह गए हैं। तो फूल एक जोर की सीटी मारता है और वो घोड़े सीधे उनके पास आ जाते हैं। अब जून उन घोड़ों को बेचने के लिए बाजार की तरफ जाता है। बाजार के लोग उन घोड़ों को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि इतने हसीन घोड़े उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। सब उन्हें खरीदना चाहते थे। फूल जून से कहता है, उन्हें उस आदमी को बेच दो जो झोपड़ी पर बैठा है। मगर जून कहता है, नहीं, मैं ये घोड़े बादशाह को बेचूंगा ताकि बहुत सारा पैसा मिले। जब जून घोड़ों को बादशाह के पास ले जाता है तो बादशाह कहता है, ये घोड़े उसके कैसे हो सकते हैं? वजीर कहता है, यकीनन इसने उन्हें कहीं से चराया होगा। फिर बादशाह घोड़े ले लेता है मगर कीमत नहीं देता। जून मायूस हो जाता है। ये देखकर फूल एक और सीटी मारता है और घोड़े बादशाह की बघी छोड़कर सीधे जून के पास आ जाते हैं। घोड़ों के भागने से बादशाह की बघी सीधी आटे की बोरियों पर जा गिरती है और बादशाह एक सफेद भूत की तरह नजर आने लगता है। सबके सामने उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। जून की कोई गलती नहीं थी, इसलिए बादशाह उसे कुछ नहीं कहता मगर दिल ही दिल में अपनी बेइज्जती का बदला लेने की सोचता है। वजीर के मशवरे पर वो जून को घोड़ों की देखभाल करने की जिम्मेदारी देता है। वक्त गुजरता है और जून के अच्छे अखलाक और मेहनत की वजह से पूरा राज उसे पसंद करने लगता है। लेकिन बादशाह जलने लगता है और फैसला करता है कि किसी भी तरह उसे खत्म करे। इसी वक्त वजीर कहता है, हमें उसे ऐसा काम देना चाहिए होगा जो वो कभी भी पूरा ना कर पाए। काम पूरा ना करने की वजह से हम उसे मार देंगे और वो काम है फायर बर्ड को पकड़ना, जिसे पकड़ना नामुमकिन है क्योंकि आज तक जो भी उसे पकड़ने गया वो जिंदा वापस कभी नहीं लौटा। तो राजा जॉन को इस काम का ऑर्डर देता है और वो भी इसे मान लेता है। अब जॉन जब फूल को ये बात बताता है तो फूल कहता है, ये नामुमकिन है, तुम्हें ये काम नहीं लेना चाहिए था। ये सफर तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। लेकिन जॉन ने तो इस काम को करने के लिए हाँ बोल दिया है। इसलिए फूल भी मान जाता है और जॉन को अपनी पीठ पर बिठाकर बिजली की रफ्तार से एक जंगल में ले जाता है। वहाँ फूल उसे एक पेड़ के पास ले जाता है जो असल में ड्रीम नट्स का पेड़ होता है। यहाँ फूल कहता है, ये नट्स फायर बर्ड के फेवरेट हैं क्योंकि इन्हें खाने के बाद वो गहरी नींद में चला जाता है। तो जॉन वहाँ से कुछ नट्स उठाकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद दोनों उस जगह पहुँचते हैं जहाँ फायर बर्ड रहती है, लेकिन फायर बर्ड वहाँ नहीं दिखती क्योंकि वो जमीन के नीचे रहती है। फूल जॉन से कहता है, उन नट्स को वहाँ फेंक दो। तो जॉन भी उन नट्स को वहाँ फेंक देता है और फिर उन नट्स की खुशबू से फायर बर्ड धीरे धीरे जमीन के ऊपर आ जाती है और एक एक करके उन नट्स को बहुत मजे से खाने लगती है और फिर थोड़ी ही देर में वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। लेकिन अगले ही पल वो होश में आ जाती है, जिसे देखकर डर के मारे जॉन भागना शुरू कर देता है और फायर बर्ड भी उसके पीछे लग जाती है। लेकिन तभी फूल बीच में आ जाता है जिससे पहले कि वो उनका खात्मा कर पाती, जॉन के पास जो आखिरी ड्रीम नट था वो फायर बर्ड के सामने में फेंक देता है और इसे खाने के बाद फायर बर्ड एक बार फिर से बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। फिर अगली सुबह उसे होश आता है, तब तक जॉन उसे जंजीरों से बांध चुका होता है। पानी में भीगने और जंजीरों से बंधा होने की वजह से अब फायर बर्ड की विल पावर भी खत्म हो चुकी थी, जिससे उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। यह देखकर जॉन
जॉन भी उदास हो जाता है। इसलिए वो फायरबर्ड को आजाद देता है, करने का फैसला करता है और जंजीर खोलकर जैसे ही फायरबर्ड को आजाद करता है तो वो उड़कर यहाँ से जाने लगता और जाते समय फायरबर्ड खुशी से एक चमकता हुआ पंख जॉन के लिए छोड़ देती है, जिसे पाकर जॉन खुश होकर फोल के साथ वापस राज्य में लौट आता है। लेकिन राजा के सैनिक उसे बंदी बनाकर सबके सामने ले जाते हैं क्योंकि वो फायरबर्ड को पकड़ नहीं पाया और उसे अब खत्म कर दिया जाएगा। पर जॉन राजा और राज्य के लोगों को फायरबर्ड का पंख दिखाकर कहता है, मैंने उसे पकड़कर आखिर में जाने दिया। पर राजा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि फायरबर्ड की पंख इस समय चमक नहीं रही थी। जिसके बाद राजा कहता है कि मेरे आदेश को पूरा न करने की वजह से मौत की सजा सुनाई जाती है, मगर इससे पहले कि वो जॉन को मार पाते इतने में वहाँ पर फायरबर्ड आ जाती है और साथ ही वो पंख भी अब चमकने लगती है और पूरा राज्य भी फायरबर्ड की रोशनी से चमकने लगता है। यह देखकर सबको यकीन हो जाता है कि जॉन की कही बात सच थी और उसने कर दिखाया। इससे अब राजा भी उसे सजा नहीं दे सकता क्योंकि प्रजा को उस पर विश्वास हो चुका है। शाही पोशाक और पगड़ी पहनाकर सम्मानित करता है और सबके सामने जॉन से प्रभावित होने का दिखावा करता है। लेकिन अब की बार राजा और भी जिद में था और जॉन को कैसे भी खत्म करना चाहता था। वो अपने मंत्रियों से जॉन को खत्म करने का सुझाव मांगता है, जिस पर एक मंत्री कहता है, हम जॉन को आपके लिए एक राजकुमारी को ढूंढ कर लाने के लिए कहेंगे जो जमीन से बहुत दूर बर्फीली पहाड़ की चोटी में रहती है और इस बार आपका ही फायदा होगा क्योंकि अगर वो राजकुमारी को ले आता है तो आप राजकुमारी से शादी कर लेना और अगर वो नहीं ला पाया तो आप उसे मौत की सजा सुना देना। मंत्री का यह सुझाव राजा को बहुत पसंद आता है, इसलिए वो देर न करते हुए पूरे राज्य में यह बात ऐलान कर देता है और जॉन को जल्दी से राजकुमारी को लाने के लिए भेज देता है। इसके बाद जॉन और फोल उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं और फोल की तेज रफ्तार से वो जल्द ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन किले के अंदर पहुँचने से पहले वहाँ एक बहुत मोटी बर्फीली परत होती है जो देखकर जॉन सोच में पड़ जाता है क्योंकि इसे तोड़ पाना उसकी बस की बात नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ पर फायरबर्ड का वो पंख आता है और उस दरवाजे के अंदर चला जाता है जिससे सारी बर्फ पिघल जाती है और वहाँ पर बहुत सारा पानी बहने लगा है, जिससे फोल भी पानी के साथ बहकर पहाड़ के काफी नीचे चला जाता है। वही जॉन अकेला ही किले के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारी लड़कियाँ सोई हुई दिखाई देती है, पर उसे पता नहीं चल पा रहा था कि इनमें से कौन असली राजकुमारी है। तभी फायरबर्ड का पंख एक लड़की के पास जाकर उसे जगा देता है तो जॉन समझ जाता है कि वही असली राजकुमारी है। इसके बाद वह राजकुमारी से कहता है, हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं, मैं जॉन हूँ और आपको ले जाने के लिए मुझे उन्होंने भेजा है। मगर राजकुमारी कहती है कि अगर आपके राजा इतने बहादुर होते तो वो खुद मुझे लेने के लिए आते, और वो जॉन के साथ चलने से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि अब दुनिया में कोई भी बहादुर इंसान नहीं बचा जिससे वो शादी कर सके। ये कहकर वह पहाड़ की चोटी से नीचे कूद जाती है, जिसे देखकर जॉन भी बिना कुछ सोचे राजकुमारी को बचाने के लिए कूद जाता है। लेकिन राजकुमारी अपने विशेष कपड़ों की मदद से हवा में उड़ पा रही थी, पर जब जॉन को वह तेजी से नीचे गिरता हुआ देखती है तो उसे अपने साथ ले लेती है। लेकिन तभी जॉन की गलती की वजह से राजकुमारी के कपड़े फट जाते हैं और फिर दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। इतने में फोल उन्हें देखकर अपने जाई पंखों की मदद से दोनों को गिरने से पहले बचा लेता है, लेकिन ऊंचाई की वजह से राजकुमारी बेहोश हो चुकी। फोल कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बचा लेता, लेकिन मेरी जादुई पंख शायद इसी समय का इंतजार कर रही। जिसके बाद वह सही सलामत जमीन पर आ जाते हैं। अब रात में जब ये लोग एक जंगल में रुकते हैं तो फोल जॉन को ले जाकर समझाता है कि तुम्हें तो राजकुमारी से प्यार हो गया है, इसीलिए हमें वापस राजा के पास नहीं जाना चाहिए, हम कहीं और चले जाएंगे। लेकिन जॉन फोल की बात नहीं मानता और कहीं न कहीं राजकुमारी भी जॉन को पसंद करने लगी थी। फिर अगली सुबह जॉन और फोल राजकुमारी के साथ राज्य में पहुंच जाता है, जहां राजा जॉन के साथ राजकुमारी को देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि एक बार फिर से जॉन ने उसे गलत साबित कर दिया था। लेकिन मंत्री राजा को समझाता है कि आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका ही फायदा है क्योंकि अब आप राजकुमारी से शादी कर लेंगे। वहीं जॉन राजकुमारी को लेकर आ गया है, देकर प्रजा भी बहुत खुश हो जाते हैं, जिससे राजा की तरफ से जॉन को बहुत सारे सोने और कपड़े देकर सम्मानित किया जाता है। लेकिन जॉन इसके बावजूद भी बहुत दुखी था क्योंकि राजकुमारी से प्यार होने के बावजूद भी उसे राजा को सौंपना पड़ा। अब रात को देखते हैं कि जॉन छुपकर राजकुमारी से मिलने जाता है और राजकुमारी को फूलों का एक गुलदस्ता देता है, जिससे वह बहुत खुश हो जाती है क्योंकि राजकुमारी भी जॉन को पसंद करती है। लेकिन तभी वहाँ पर राजा के लोग आने की वजह से जॉन को वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद राजा के लोग राजकुमारी को नए कपड़े पहनाकर उसे राजा के सामने ले जाते हैं। वहाँ काफी देर बातचीत करने के बाद राजा जब राजकुमारी से शादी करने के लिए पूछता है तो वो मना कर देती है और कहती है, मैं तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक मेरी दादी माँ की खोई हुई अंगूठी नहीं मिल जाती, और वो अंगूठी मैंने समुद्र में कहीं खो दी थी। यह सुनकर राजा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है, जिससे राजा खुश होता है और कहता है, तुम सही वक्त पर आए हो, तुम्हारे लिए एक और ऑर्डर है कि तुम राजकुमारी की अंगूठी को समुद्र से ढूंढ कर लाओगे। इस पर जॉन भी राजी हो जाता
जाता है। फिर आगे देखते हैं कि फोल इस बात से परेशान हो जाता है क्योंकि अब अंगूठी ढूंढने में उसे जॉन की मदद करनी होगी और इस बार उसे खुद भी पता नहीं होता कि वो अंगूठी कहाँ पर है। इसलिए फोल अपनी माँ से मदद मांगता है। तो फोल की माँ आसमान में जादू से उसे बताती है कि वो अंगूठी एक बड़ी सी भेल मछली के पेट में है जो समुद्र में अब एक आइलैंड में बदल गई है और फिर वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बताती है। इसके बाद अगली सुबह फोल जॉन के साथ उसी रास्ते भेल को ढूंढने के लिए निकल जाता है और जब ये लोग वेल के पास पहुँच जाते हैं, अब वेल की भाषा फोल समझ लेता है कि उसने गलती से कुछ जहाजों को निगल लिया था जिस वजह से उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया है, लेकिन अब वो अपनी गलती सुधारना चाहती है। ये सुनकर जॉन सोचने लगता है कि आखिर फिर उसे आजाद कैसे करेंगे। तभी उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो किसी तरह वेल को छींक दिला दे तो उसकी झटके से सारी जंजीरें टूटकर वो आजाद हो जाएगी। इसके बाद जॉन फोल को लेकर वेल की नाक के अंदर चला जाता है और दोनों उसके नाक में गुदगुदी देने लगते, जिसकी वजह से वेल को एक जोरदार छींक आती है और फिर एक एक करके सारी जंजीरें टूटकर गिर जाती है। साथ ही वो सारे जहाज जो उसने निगल लिए थे वो भी बाहर आ जाते हैं। वही जॉन और फोल भी छींक के साथ निकलकर किनारे पर आ चुके थे, जहाँ से वो देखते हैं कि वेल आजाद होकर बहुत खुशी से समुद्र की गहराइयों में चली जाती है। लेकिन फिर जॉन को याद आता है कि वो वेल से अंगूठी मांगना तो भूल गया था, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक केकड़ा आता है जो जॉन को वो अंगूठी दे देता है क्योंकि वेल ने जॉन के दिल की बात जान ली थी। अंगूठी मिलने पर जॉन बहुत खुश होता है। फिर वो फोल के साथ वापस आ जाता है, पर आते ही चुपके से सबसे पहले राजकुमारी से मिलने जाता है और राजकुमारी को उसकी दादी माँ की अंगूठी देने के बाद उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। अंगूठी देखकर राजकुमारी समझ जाती है कि जॉन एक बहादुर लड़का है और वह खुश होकर शादी के लिए राजी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ से राजा के मंत्री ने जॉन को राजकुमारी के साथ देख लिया था और वो सेना के साथ जॉन को पकड़ने के लिए आता है और अब जॉन और सैनिकों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वही ये सब आवाज सुनकर राजा नींद से उठ जाता है और जब वह राजकुमारी के कमरे की तरफ देखता है तो वहाँ फोल को देखकर उसे बंदूक से गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद जॉन को राजकुमारी से चुपके से मिलने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब रात में जब राजकुमारी अपने कमरे में होती है तभी उसके पास एक चूजा आता है जो राजकुमारी को अपने साथ अस्तबल में ले आता है। दरअसल इसे फोल ने ही भेजा था। तो राजकुमारी फोल को बताती है कि मैं किसी भी तरह से राजा को खत्म करना चाहती, इसलिए मैंने राजा को जवान होने का लालच देकर एक नुस्खा बताते हुए 3 कुंडों में से होकर गुजरने के लिए मना लिया था। लेकिन तभी वहाँ राजा का मंत्री आ गया जिसने राजा को सलाह दी कि सबसे पहले जॉन को उन तीनों कुंडों में से होकर गुजारा जाए, इसलिए कल दोपहर जॉन को सभी प्रजा के सामने 3 बड़े कुंडों में से होकर गुजारा जाएगा। पहले कुंड में होगा उबलते हुए गर्म पानी, दूसरे में खून जमा देने वाला ठंडा पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। और अगर हमें जॉन को बचाना है तो गर्म पानी के कुंड में मेरी दादी माँ की अंगूठी डालनी पड़ेगी, जिसके बाद ठंडे पानी में फायर बर्ड का पंख और दूध के कुंड में जीवन अमृत का फूल डालना होगा जो पृथ्वी के अंतिम मोड़ पर मिलता है। राजकुमारी की बात सुनकर फोल कहता है, अंगूठी और फायर बर्ड का पंख तो हमारे पास है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कल दोपहर तक पृथ्वी के अंतिम मोड़ से जीवन अमृत के फूल को लेकर वापस आ पाऊंगा, क्योंकि मैं पहले से ही जख्मी हूँ। लेकिन राजकुमारी फोल को हिम्मत देती है कि तुम ये कर सकते हो। फिर राजकुमारी के जाते ही फोल जख्मी होने के बाद भी अपनी बिजली की रफ्तार से जीवन अमृत फूल को ले आने के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह देखते हैं कि सभी प्रजा के सामने राजा 3 बड़े बड़े कुंड तैयार करके ले आता है। इसके बाद जॉन को कैद से बाहर निकाल कर लाया जाता है और फिर बिना देर किए राजा उसे उबलते हुए गर्म पानी के कुंड में डाल देता है। लेकिन तभी राजकुमारी चालाकी से उस कुंड में वो अंगूठी डाल देती है, जिससे जॉन बच जाता है। फिर जब वो उड़ते हुए ठंडे पानी के कुंड में जा गिरता है तभी फायर बर्ड अपने पंख को ठंडे पानी के कुंड में डाल देता है, जिससे इस बार भी जॉन की जान बच जाती है। इसके बाद वो उड़ते हुए उबल रही दूध के कुंड में जा गिरता है। वही दूसरी तरफ फोल को देखते हैं जो अपनी रफ्तार से किसी तरह उस जीवन अमृत फूल तक पहुंच गया होता है, जहाँ पर वो फ्यूल उसे कहता है कि अगर तुम मुझे तोड़ोगे तो तुम मारे जाओगे। लेकिन फोल अपनी जान की परवाह किए बिना फूल तोड़ लेता है। दूसरी तरफ जॉन से दूध के कुंड में गिरे हुए काफी समय हो गया था, जिससे सबको लग रहा था कि जॉन मारा जा चुका है और सभी दुखी होकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी ऊपर उड़ते हुए फोल जीवन अमृत के फूल को उस कुंड में गिरा देता है और वो फूल कुंड में गिरते ही एक तेज रोशनी निकलने लगती है और साथ ही जॉन उस कुंड में से बिल्कुल एक राजकुमार की तरह बाहर निकल आता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब जॉन को राजकुमार में बदलते देखकर राजा को यकीन हो जाता है, इसलिए देरी ना करते हुए वो भी जवान होने के लिए गर्म पानी के कुंड में कूद जाता है। सबकी नजर राजा पर थी, लेकिन अगले ही पल वो एक बड़े से बबल में कैद होकर बाहर निकल आता है और चीखते चिल्लाते हुए उस बबल के साथ उड़ता हुआ कहीं दूर चला जाता है। ये देखकर राज्य के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी राजा
को पसंद नहीं करता था। इसके बाद सभी लोग जॉन को अपना नया राजा बनाने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि जॉन एक सच्चा और ईमानदार इंसान है, और इस फैसले से जॉन और राजकुमारी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं फोल को लगता है कि वो अब मरने वाला है, जिस बात से वो बेचारा परेशान हो रहा था। लेकिन राजकुमारी उसकी बात सुनकर बताती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फूल की वो बात तुम्हारे लिए एक मन की परीक्षा थी जिस पर तुम सफल हो गए, पर अगर वो फूल तुम बिना तोड़े चले आते तो जरूर मर जाते। अब कहानी के आखिर में हम जॉन और राजकुमारी की शादी होते हुए देखते हैं, और राज्य के सभी लोग इसी खुशी में झूम रहे